सूरज की तेज रोशनी चारों तरफ फैलकर उजाला कर चुकी थी। ऑफिस की राहदारी में काफी चहल पहल दिखाई दे रही थी। अनन्या तेजी से गाड़ी से उतरकर ऑफिस के अंदर दाखिल हुई तो केबिन में बैठे तमाम लोग खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग कहते हुए विश करने लगे। उसने अपने चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट सजाते हुए सर को हल्का सा हिलाया और अपने कमरे में दाखिल होकर अपना दुपट्टा उतारकर कुर्सी पर लटकाया। तेजी से एसी के आगे खड़ी होकर अपने बाल खोलकर गर्मी को कम करने की कोशिश की। उसे लग रहा था जैसे सूरज भी आज अपनी बीवी से लड़कर नकला हो। उसने जल्दी जल्दी अपने बाल क्लिचर में समेटे और कुर्सी खींचकर बैठते हुए फाइल खोली। आज उसे 2-3 मीटिंग्स को ज्वाइन करना था। रमेश अंकल आज किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे, इसीलिए उसे आज के पूरे दिन का शेड्यूल खुद ही हैंडल करना था। जल्दी जल्दी फाइल निकालकर उसने कुछ जरूरी पॉइंट नोट किए और अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगाई। नेहा, तुम फौरन अंदर आओ और सारा शेड्यूल फाइनल करके मुझे दे दो। थोड़ी देर के बाद ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने निगाह उठाकर देखा तो सामने नेहा खड़ी थी। मे आई कम इन मैम? हाँ हाँ, जल्दी से आओ, अब अभी इजाजत लेने की क्या जरूरत है? वो काफी हद तक जल्दबाजी में दिखाई दे रही थी। मैम, एक्चुअली मैं आपके पास आने ही वाली थी। बाहर कोई ओल्ड अंकल बैठे हैं, बार बार आपका नाम ले रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अनन्या एकदम से चौंकी। ओल्ड मैन? कौन ओल्ड मैन? क्या वो पहले कभी यहाँ आए हैं? सवाल सुनकर नेहा ने सर नामे खिलाया। तो कोई नाम तो बताया होगा ना? ये तुमने, या फिर तुमने पूछना भी जरूरी न समझा? नेहा ने एक नजर अनन्या को देखा। वो कह रहे थे कि आपके फादर हैं। ये सुनकर अनन्या की आंखें हैरत से फैल गईं। उसके होंठ आपस में भिंच गए। क्या नाम बताया उन्होंने? अनन्या के शब्दों की सख्ती देखकर नेहा ने मुश्किल से थूक निगला। मैम, उन्होंने बताया कि उनका नाम विनोद कपूर है और कहा कि मैं अनन्या का बाप हूँ। ये सुनकर अनन्या ने गहरा सांस लिया। कुर्सी से टेक लगाकर छत की ओर देखा, जैसे अपने अंदर उबलते हुए गुस्से को कम करने की कोशिश कर रही हो। ओके, ठीक है। वो एकदम से सीधी हुई। तुम बाहर जाओ, मैं खुद देख लूंगी। नेहा ने सर हिलाया और तेजी से बाहर निकल गई। अनन्या कमरे में टहलने लगी। अब आप क्यों आए हैं? उसने खुद से कहा। क्या जरूरत थी यहां पर आने की? उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरे ऑफिस को तहस नहस करके रख ले। वो एक झटके से कुर्सी पर बैठी और तेजी से नेहा को दोबारा से कॉल लगाई। नेहा, उनसे कह दो कि अनन्या मैडम बहुत बिजी है, वो आपसे नहीं मिल सकती। इससे पहले कि वो फोन बंद करती, स्पीकर से नेहा की आवाज आई। मैम, वो तो आपके ही कमरे की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर अनन्या ने गुस्से से फोन रखा था और दरवाजे की ओर नजरें उठाई कि तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आप यहाँ क्यों आए हैं? अनन्या ने एकदम से कुर्सी से खड़े होकर सीने पर बाजू लपेटते हुए उन्हें अफसोस भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। मैं तुम्हारा बाप हूँ अनन्या, तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। अनन्या ने ये सुनकर रुख फेर लिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर क्यों आ जाते हैं आप यहाँ मुझसे मिलने? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आपका यहाँ आना। अनन्या के गले में आंसुओं का गोला अटक गया। पर क्यों? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ और तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। उन्होंने इस कदर उदासी से कहा कि अनन्या उन्हें देखकर रह गई। ओके फाइन, कीजिए बात। क्या बात करना चाहते हैं? मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, सिर्फ 10 मिनट हैं आपके पास। उसने ठहर ठहर कर उनकी तरफ देखे बगैर कहा, तो वो उसे देखकर रह गए। इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने बाप से मिलने के लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं? अनन्या ने कुछ न कहा, बस सर झटक कर कुर्सी पर बैठी और उन्हें भी बैठने का इशारा किया। कहिए, आपके 10 मिनट शुरू हो चुके हैं। अनन्या का सख्त अंदाज सुनकर उनकी आंखों में दुख की एक लहर उभरी और फिर गायब हो गई। मैं चाहता हूं तुम तलाक के लिए हाँ कर दो। वॉट? वो एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? उसने गहरी सांस भरकर अपने आप को काबू किया। मैं तलाक चाहती हूं। ये सुनकर उसके बाप ने बेइख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा था। इस उम्र में तुम अपने बूढ़े बाप को इतना दुख दोगी? अनन्या ने तंज से मुस्कुराकर उन्हें देखा। बूढ़ा बाप और दुख? आपके सहारे के लिए आपकी दूसरी बीवी है ना? जहां तक मेरी फिक्र करने की बात है तो मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। मेरी माँ मेरा सब कुछ है और मैं उन्हीं की बात मानने की पाबंद हूँ। मेरा कल भी एक ही जवाब था और आज भी एक ही जवाब है कि मैं तलाक के लिए हामी नहीं भरूंगी और बचपन में की गई शादी की कोई हैसियत नहीं होती। मेरी तरफ से तलाक के कागजात भिजवा दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगी, बात खत्म हो जाएगी। अनन्या, तुम? उसकी बेदर्दी पर उनके मुंह से अचानक से निकला था। ये मत भूले मिस्टर विनोद कपूर कि आपने हमें बहुत पहले बेमोल समझकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। और उसकी बात पर विनोद कपूर बुरी तरह तड़प उठे थे। ये गलत है, मैंने कभी तुम लोगों को अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं किया। लेकिन अनन्या ने हाथ उठाकर उन्हें कुछ और कहने से रोक दिया।
मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है मिस्टर विनोद कपूर साहब। उनके कंधे झुक गए। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि तुम सोच समझकर फैसला करो। ये कहकर वो वहां रुके नहीं थे, तेजी से लंबे लंबे कदम लेते कमरे से निकल गए और अनन्या ने अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को मेज का सहारा दिया था और फिर अगले ही पल बिलख बिलख कर रो पड़ी थी। ये अब यहाँ क्यों आए थे? तभी शीशे का दरवाजा खुला और राहुल अंदर दाखिल हुआ। अनन्या ने फौरन से अपने आंसू साफ किए। राहुल ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ अनन्या, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हो रही है। वैसे क्या कह रहे थे? आयशा और तलाक का कहा होगा, पर तुम अपने फैसले पर डटी रहना। वैसे भी उन्हें जायदाद का डर है। तुम्हारी तलाक की सूरत में उन्हें अपने हिस्से से हाथ धोकर तुम बहनों को देना पड़ेगा। बस इसीलिए कहता हूं, अपना हक ना छोड़ना। उसने पास रखे टिश्यू के डिब्बे से कुछ टिश्यू उठाकर उसके हाथ में थमाए। तुम्हें इस वक्त इनकी जरूरत है। वो मुस्कुराए तो अनन्या भी सर झटक कर मुस्कुरा दी। थैंक यू, तुम हमेशा उस वक्त मेरे पास होते हो जब मैं अकेला महसूस करती हूँ। ये सुनकर राहुल के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट उभरी थी। चलें, अब मीटिंग का टाइम हो गया है। अनन्या ने सर हिलाया और फिर वो दोनों आगे पीछे कमरे से निकल गए थे। हवेली के राहदारी में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई और अगले ही पल विनोद कपूर झुके कंधे लिए अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में फाइल थी, मगर चेहरे पर ऐसा रंग जैसे सारी दुनिया का बोझ उनके कंधों पर आकर गिर गया हो। दरवाजे पर कदम रखते ही उनके पैर बुरी तरह लड़खड़ाए और वो एकदम जमीन पर गिरते चले गए। अंकल जी, क्या हुआ आपको? विक्रम दौड़कर उनके पास आया था। वो 1 हफ्ते पहले ही विदेश से पढ़कर लौटा था। क्या हुआ अंकल? सांस लीजिए, पानी लाऊं? जबकि विनोद जी ने कांपते होठों से बस इतना कहा। अनन्या, क्या हुआ अनन्या को? विक्रम के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। विनोद जी की आंखों में नमी तैरने लगी। वो तलाक चाहती है बेटा। ये शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे थे। एक पल के लिए पूरी हवा शांत हो गई और विक्रम का हाथ बहुत ढीला पड़ गया था। क्या कहा आपने? वो तलाक चाहती है। हाँ, कहती है कि अब साथ नहीं रहना चाहती। उनके होठों पर कपकपी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मरते दम तक ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे मनाऊंगा, समझाऊंगा। वो मेरी जिंदगी है। तलाक तो सिर्फ शब्द है, मगर मेरा दिल तो अभी भी उसके नाम पर धड़कता है। बेटा, कभी कभी दिल की धड़कन भी फैसलों को रोक नहीं सकती। नहीं अंकल जी, ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। मैं ये मान लूंगा कि वो मुझसे नाराज है, मगर ये नहीं मान सकता कि वो मेरी नहीं रही। एक पल में फैसला हो गया था। उसकी आंखों में वो जुनून था जो हार नहीं मानता है। सब कुछ इतना अच्छा और अजीब लग रहा है ना? मीरा ने अपने साथ चलती ईशा से कहा तो वो बस उसे देखकर रह गई। ये सब अच्छा और अजीब एक साथ कैसे लगता है, जरा मुझे तो बताओ। ईशा वहीं गार्डन में बने बेंच पर बैठ गई। यूनिवर्सिटी में आज काफी भीड़ के रंग बिरंगे ड्रेस में लड़के लड़कियां ऐसे लग रहे थे कि रंग और खुशबू का सैलाब आ गया हो। आज फ्रेशर्स का पहला दिन था। यूनिवर्सिटी की आबादी में अचानक इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई? मैंने कभी सोचा न था। मीरा की बात पर ईशा ने सर पकड़ लिया। हम भी तो नए हैं, हमने भी तो यहाँ भीड़ बनाई है ना। तभी सामने से प्रिया और सान्या आती हुई दिखाई दी। प्रिया ने तो आते साथ ही एक धमाका किया था। यार, तुम यहाँ बैठी हो और वहां सब लड़कियों की रैगिंग हो रही है। चलो आओ देखते हैं। ये सुनकर ईशा ने आईब्रोज उठाकर उसे देखा। पागल हो क्या? हम भी रगड़े जाएंगे बीच में। लेकिन तब तक सानिया प्रिया उसका हाथ पकड़कर वहां से ले गई थी। जहां लड़कियों की भीड़ लगी थी वहां पहुंची। तुम चारों लड़कियां भी नई हो ना? इधर आओ। उनसे सीनियर लड़की ने उन चारों को एक साथ बुलाया तो वो एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अरे इधर आओ, ऐसे क्या देख रही हो? ये सुनकर सानिया फौरन से आगे बढ़ी और अपने साथ ईशा को भी खींचा था। देखो गर्ल्स, यूनिवर्सिटी के गेट से जो लड़का सबसे पहले अंदर दाखिल होगा उसे तुम चारों में से किसी एक को पटाना होगा। हम तुम चारों के नाम की कुछ पर्चियां निकालेंगे और जिसका नाम निकलेगा उसे ये कारनामा करना होगा। ये सुनकर ईशा वहां से जाने लगी तो उस सीनियर लड़की ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अब तुम आग में कूद पड़ी हो तो अब तो जाना मुमकिन नहीं। वो हंसी तो ईशा बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने सानिया को खा जाने वाली निगाहों से देखा था। यार, कितना डरती हो तुम? जितना डरोगी उतना ही तुम्हारा नाम आएगा, सानिया ने उसे कहा। उस सीनियर लड़की ने पेपर पर उन चारों का नाम लिखकर पर्चियां बनाई और हवा में उछालकर एक पर्ची उठाई। उनमें लिखा नाम पढ़ा और जब उसे पुकारा तो ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं पढ़ने आई हूँ।
ये सुनकर वो सारी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। तो ईशा को अपनी इंसल्ट का एहसास हुआ। ठीक है, मैं तैयार हूं, पर करना क्या होगा? ईशा के पूछने पर उस लड़की ने यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ इशारा किया। उस गेट से जो भी लड़का आएगा, तुम्हें उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना होगा। ये सुनकर ईशा का दिल जोर से धड़क उठा। क्या मोहब्बत? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। वो उठकर जाने लगी। तो ठीक है, फिर पूरी यूनिवर्सिटी में कल तुम्हारी तस्वीर के साथ डरपोक के पोस्टर लग जाएंगे। ये तुम्हें स्वीकार है? उसकी बात पर ईशा वहीं की वहीं खड़ी रह गई और फिर उसने सान्या की तरफ यूं देखा जैसे उसे कच्चा खा जाएगी। बदतमीज, तुमने ही मुझे फंसाया है। ईशा ने दांत किचकिचाए और तभी यूनिवर्सिटी के गेट से एक हैंडसम सा ऊंचे लंबे कद का लड़का, जो शक्ल से काफी मासूम दिखाई दे रहा था, जिसके चेहरे पर एटीट्यूड नाम की कोई चीज न थी, अंदर दाखिल हुआ तो वहां मौजूद लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। उनके शोर से घबराकर ईशा ने अपने कानों पर हाथ रखे और जैसे ही सामने की तरफ नजर दौड़ाई तो अपनी जगह थम सी गई। अर्जुन, ये यहाँ क्या कर रहा है? हे भगवान जी, ये मेरे साथ क्या हो गया? उसने अपना सर दोनों हाथों से पीट लिया। क्या तुम इस लड़के को जानती हो? सीनियर ने पूछा तो उसने जल्दी से सर ना में हिलाया। नहीं, मैं इसे नहीं जानती। लेकिन सच तो ये था कि ईशा उसे अच्छे से जानती थी। वो अर्जुन था, उसके पापा के दोस्त का बेटा। फैमिली रिलेशन पहले काफी अच्छे थे, लेकिन कुछ दिनों से फैमिली रिलेशन बिगड़ गए थे और आना जाना बंद हो गया था। वो अपना दिल महसूस कर रह गई। अब यहाँ खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ, उसे जाकर अच्छा सा वेलकम करो। सीनियर लड़कियों के साथ उसकी अपनी तीनों सहेलियों ने भी उसे धक्का देकर आगे बढ़ाया, तो उसका दिल चाहा कि वो यहाँ से भाग जाए। डरते हुए उसने मुश्किल से अपना थूक निगला और आगे की ओर कदम बढ़ाए थे। वो अपने दोस्तों से बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था। ईशा ने एक नज़र मीरा को देखा तो मीरा ने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी थी। एक्सक्यूज मी, वो बोली तो सबसे पहले मुड़ने वाला अर्जुन ही था। अर्जुन ने उसे नहीं पहचाना था। पहचानता भी कैसे? वो काफी समय से एक दूसरे से मिले तक नहीं थे। वो, मुझे लगता है कि आपका वॉलेट गिर गया। उसने नीचे गिरे वॉलेट की तरफ इशारा किया तो अर्जुन कुछ पल कदम आगे आया और झुककर वॉलेट को देखा। वॉलेट गिरा जरूर है, पर ये मेरा नहीं है। वैसे थैंक यू बताने के लिए, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। तो ईशा का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा था। वो उसके कदम के साथ कदम मिलाकर धीरे धीरे चलने लगी। अच्छा, मुझे लगा आपका है। खैर, आपने कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है? अर्जुन ने मुस्कुराकर उसे देखा था। मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहाँ के साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर ईशा मुस्कुराई। घुन्ना किस कदर हंस हंस कर बातें कर रहा है, जैसे मैं इसे और इसके खानदान की असलियत को नहीं जानती हूँ। ईशा मुंह में बड़बड़ाई। कुछ कहा आपने? अर्जुन ने उसकी बड़बड़ाहट की आवाज सुनकर पूछा तो उसने हंसते हुए ना में सर हिलाया। नहीं नहीं, दरअसल मैं तो सोच रही थी आप यहाँ नए हैं और मैं भी नई हूँ, इसीलिए रैगिंग से बचने के लिए एक दूसरे की मदद कर देते हैं, एक दूसरे का डिपार्टमेंट ढूंढने में। ईशा ने कुछ इस तरह से कहा कि अर्जुन ने सीने पर बाजू लपेट कर उसे देखा था। अच्छा, और आपका डिपार्टमेंट? अर्जुन ने सवाल किया तो ईशा को एहसास हुआ कि उसने गलत शुरुआत की है। मैं आर्ट डिपार्टमेंट की हूँ, उसने मुश्किल से कहा तो अर्जुन हंसने लगा। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन आप तो आर्ट्स की हैं, तो पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। ईशा ने दिल ही दिल में खुद पर लानत भेजी थी। असल में मुझे आर्ट डिपार्टमेंट तक छोड़ दे, वही मेरा डिपार्टमेंट है। मुझे मालूम नहीं है ना, मुझे डर भी लग रहा है। उसने मासूमियत का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बात तो शुरू कर दी थी, लेकिन अब उसका अंत कैसे करे समझ नहीं आ रहा था। उधर मीरा, सानिया, प्रिया और दूसरी सीनियर लड़कियां हंस हंस कर लोटपोट हो रही थीं। ईशा की एक्सप्रेशन से उन्हें पता चल गया था कि उसे बहुत मुश्किल हो रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको मदद चाहिए थी तो आप मुझसे डायरेक्ट मदद मांग लेते, मैं आपको आपके डिपार्टमेंट तक छोड़ देता। और हाँ, यकीन रखिए, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, किसी रैगिंग करने वाले लोगों के हाथों लगने नहीं दूंगा आपको। ईशा ने अचानक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके साथ चलते हुए एक नजर पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ी प्रिया और मीरा को हाथ उठाकर मुक्का दिखाया था। तीनों का कहकहा तेज हुआ था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? इस बार उसके यूं पीछे मुड़ता देखकर अर्जुन हैरान हुआ तो ईशा ने जल्दी से सर ना में हिलाया। नहीं, कुछ भी तो नहीं, थैंक यू सो मच, मेरा डिपार्टमेंट आ गया है, आप चाहें तो मैं आपके साथ भी चलूं?
अर्जुन ने उसकी बात पर एक कहकहा लगाया। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। मैं खुद चला जाऊंगा, आप अपनी क्लास में जाइए। उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर ईशा ने आर्ट डिपार्टमेंट की क्लास की तरफ दौड़ लगा दी और वहां अंदर पहुंचते ही गहरा सांस लेकर डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वो हाथ हिलाकर वापस जा रहा था। मीरा और ये सानिया की बच्ची, सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ रहा है, वो धीरे से बड़बड़ाई थी। शीशे के दरवाजे पर नेम प्लेट झूल रही थी जिसमें अनन्या कपूर साफ शब्दों में लिखा दिखाई दे रहा था। अंदर ऑफिस में टेबल पर कॉफी का कप भाप उड़ाता नजर आ रहा था। अनन्या की आंखें लैपटॉप पर जमी हुई थीं। वो नए आने वाले उम्मीदवार का डेटा एक नजर देख रही थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। उसने निगाहें उठाकर सामने देखा तो एक पल के लिए जम सी गई। सामने ऊंचे लंबे कद का एक इंसान जिसने सफेद शर्ट पहनी हुई थी, आस्तीन कोहनी तक मोड़ रखी थी। बाल हल्के से गीले थे और सलीके से एक तरफ जमाए हुए थे। आंखों में बला का कॉन्फिडेंस था। चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उसे देखते ही अनन्या ने उसे बैठने का इशारा किया। वो उम्मीदवार कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसी पल अनन्या ने सामने रखा कॉफी का कप उठाया और इससे पहले कि वो कॉफी का घूंट भरती, कप स्लिप होकर उसके हाथ पर गिर गया था। ओ माय गॉड! गरम कॉफी की वजह से उसके मुंह से एक चीख सी निकली थी। उसने फौरन अपना हाथ देखा जो गरम कॉफी से जलने के बाद लाल हो रहा था। तभी सामने बैठे उम्मीदवार, जिसका नाम अनन्या को नहीं मालूम था, फौरन से उठा। उसने उसका हाथ पकड़ा तो अनन्या उसे देखने लगी और अपना हाथ पीछे की ओर खींचा। लेकिन उस उम्मीदवार ने जबरदस्ती उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में थामा और उसकी इस हरकत पर अनन्या अपनी जगह ठहर सी गई। जलन से उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। दूसरे ही पल इंटरव्यू के लिए आने वाले उस इंसान ने वहां टेबल पर रखी पानी की ठंडी बोतल उठाई और उसका कैप खोलकर पानी उसके जले हुए हाथ पर बहा दिया। एक अजीब सी ठंडक उसके पूरे वजूद में फैल गई। लेकिन अगले ही पल उसे होश आया तो वो चिल्ला उठी, हाउ डेयर यू टच मी। उसने फौरन से अपना हाथ खींचा तो उस उम्मीदवार ने बगैर किसी शर्मिंदगी के बोतल पर दोबारा ढक्कन लगाया। सॉरी मैम, आपका हाथ जल गया था, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अनन्या का दिल चाहा कि सामने खड़े उस इंसान के मुंह पर थप्पड़ दे मारे। ये मेरा प्रॉब्लम था, आपका नहीं। ओके। उसने कंधे उचका दिए। उम्मीद है ठंडा पानी डालने से आराम आया होगा आपको। वैसे मेरा नाम विक्रम सिंह है। ये सुनकर अनन्या ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। मिस्टर विक्रम सिंह, अपनी हद में रहें। आपको कोई जरूरत नहीं थी मेरा हाथ पकड़ने की। आप यहाँ जॉब करने आए हैं, नर्सिंग ड्यूटी निभाने नहीं। ये सुनकर वो धीमे से मुस्कुराया और कुर्सी की बैग से टेक लगा ली। मुके डन। इंटरव्यू शुरू करते हैं। मैंने तो बस हमदर्दी की थी। अनन्या ने सनग्लासेस उठाकर अपने चेहरे पर सजाए। अनन्या ने कुछ जरूरी सवाल किए जिसका जवाब उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस से दिया था। अनन्या के दिमाग में तो उसका वो मंजर कैद हो गया था जब उसने जबरदस्ती उसका हाथ पूरे हक से थामकर उस पर पानी डाला था। आपकी सीवी में मुझे कोई खास काबिलियत नजर नहीं आ रही, इसीलिए आप जा सकते हैं। ये सुनकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या वाकई? कहीं आप इसलिए को नहीं कह रही कि मैं आपके जलन का दर्द आपसे दूर कर चुका हूं, या फिर आप दर्द में रहने की आदी हैं और मैंने आपका दर्द दूर कर दिया? सीने पर बाजू लपेटकर उसने गौर से अनन्या की आंखों में झांका तो वो जल्दी से नजरें चुरा गई। न जाने क्यों विक्रम सिंह की बोलती आंखें उसे परेशान कर रही थी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? और किस हक से आप मुझे ये सारी सवाल कर रहे हैं? आप इंटरव्यू देने आए हैं या मेरी पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाजी करने? उसकी बात पर वो पूरे दिल से मुस्कुराया था। कुछ हक भगवान की तरफ से भी दिए गए होते हैं, बस इंसान उन्हें पहचान नहीं पाता। वो बड़बड़ाया तो अनन्या ने उसे घूर कर देखा। क्या कहा आपने? उसने जल्दी से सर ना में हिलाया। कुछ भी तो नहीं। वैसे भी अब ना ही समझो। क्या मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी? अनन्या ने बाहर दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, और वो रहा दरवाजा। यहाँ से चले जाइए वरना मैं गार्ड को बुला लूंगी। वो हंसते हुए उसे देखने लगा। गार्ड को क्यों? कंपनी ने खुद ही तो नए उम्मीदवारों को दावत दी है और मैं तो आपका उम्मीदवार ही बनकर आया था। उसने कुछ इस अदा से कहा कि अनन्या के तन बदन में आग लगी थी। आप मेरे उम्मीदवार नहीं, अपनी नौकरी के उम्मीदवार थे। एंड गेट आउट। ये सुनकर उसने कंधे उचकाए। जा रहा हूँ। इतना चिल्लाते क्यों है आप? इतना सड़ा हुआ बॉस मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये कहकर वो हंसता हुआ कमरे से बाहर निकला तो उसी वक्त रमेश अंकल अंदर दाखिल हुए थे। क्या हुआ अनन्या? ये हाथ पर क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही जल गया। जल गया? कुछ लगाओ ना बेटा इस पर, इतना रेड हो रहा है।
रमेश अंकल वहीं कुर्सी पर बैठे तो सामने लैपटॉप पर खुली फाइल को देखा था। इसका इंटरव्यू हो गया? उन्होंने इशारा विक्रम की तरफ किया था। हाँ, हो गया और मैंने रिजेक्ट भी कर दिया। और रमेश अंकल उसकी बात सुनकर उछल पड़े। बाहर से स्टडी करके आने वाले को तुमने रिजेक्ट कर दिया? क्या करती हो अनन्या बेटा? रमेश अंकल उसके फैसले से बिल्कुल भी खुश ना थे। मामा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। उसने अपनी सफाई दी। नहीं बेटा, उसकी डिग्री देखो तुम, उसका अनुभव देखो। हमें उसकी इस वक्त सख्त जरूरत है। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, उम्मीद है तुम मेरी बात मानोगी। ये कहकर रमेश अंकल ने फौरन नेहा को कॉल लगाई। नेहा बेटा, बाहर सफेद शर्ट वाला जो नया कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आया था ना, अगर वो बाहर जा रहा हो तो उसे रोक कर कहो कि उसे दोबारा इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जा रहा है। कॉल करने की थोड़ी देर बाद ही वो अंदर दाखिल हुआ तो जताती हुई निगाहों से अनन्या को देखा तो रमेश अंकल ने उसे कल ही ज्वाइन करने के लिए बुला लिया था और फिर वो उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। विक्रम आगे बढ़ा। उसने अनन्या के कान के पास जाकर सरगोशी जैसे अंदाज में थैंक यू कहा। अनन्या का पूरा वजूद कांप उठा। बदतमीज कहीं का, वो जोर से चिल्लाई, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ कंधे उचकाकर बाहर निकल गया। लाइब्रेरी के खामोश माहौल में अर्जुन कागज पर झुका बार बार कुछ बना रहा था, मिटा रहा था। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे और चेहरा किसी जंग के मैदान में खड़ा होने की गवाही दे रहा था। ईशा जो मीरा के साथ अंदर दाखिल हुई थी, उसे वहां देखकर चौंक गई और जल्दी से वापस मुड़ने लगी कि तभी मीरा ने उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया था। अरे कहाँ भाग रही हो? देखो तुम्हारा शिकारी तो सामने ही बैठा है। जाओ और शिकारी की तरह जाल फैलाओ। ईशा ने उसे कमर पर एक धमोका रखा और फिर मीरा की धमकी देने पर आगे बढ़कर वहीं उसके सामने बैठ गई। फिर अपनी स्केच बुक निकालकर चारकोल से एक बिल्डिंग का मॉडल पेपर पर उतारने लगी। वो बार बार अर्जुन के चेहरे के उतार चढ़ाव भी देख रही। वो बहुत परेशान था। एक पल के लिए ईशा का दिल नर्म सा पड़ा। हेलो, कैसे हैं आप? जानी पहचानी आवाज पर अर्जुन ने चौंक कर सर उठाकर उसे देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वो कशिश नहीं थी जो पहले दिन थी। लगता है आप परेशान हैं कुछ। ईशा ने बात की शुरुआत की। हाँ बिल्कुल, ये दिल है या आलू मुझसे बन ही नहीं रहा। वो एक साइंस का स्टूडेंट था। दिल के डायग्राम बनाने पर बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। ईशा ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। ये इतना मुश्किल नहीं है और आपने दिल को वाकई में आलू बना दिया है। एक वॉल्व भी उल्टी लगा दी है और ये दिल तो चलने से पहले ही धड़कना भूल जाएगा। उसने कुछ इस अदा से कहा कि अर्जुन ने निगाहें उठाकर उस पर जमा दी। तो आप ही इस दिल को सही तौर पर धड़कने में कामयाब कर दें। अर्जुन की बात सुनकर ईशा ने हंसते हुए उसके हाथ से कागज लिया और फिर 5 मिनट के अंदर अंदर उसने अर्जुन के बनाए हुए बिगड़े दिल को ठीक कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बन गया। हम साइंस वालों पर तो ये जुल्म है। ये काम तो आर्ट्स वालों को ही देना चाहिए। उसने ईशा को थैंक्स बोला तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा ये बताओ, अब इसके नीचे क्या लिखूं? आपका नाम? तो ईशा ने सर ना में हिलाया। ना नहीं, आप अपना ही नाम लिख दो। अच्छा, मेहनत तो आपने की है। अर्जुन की बात पर वो धीमे से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, दोस्ती में ये सब तो चलता है। अर्जुन एक पल के लिए उसे देखता रह गया। तो क्या हम दोस्त बन गए? अब ईशा की नजर मीरा पर पड़ी, जिसने आंख दबाकर उसे शाबाशी दी थी। दोस्ती है? तभी तो मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिया है। अर्जुन उसके जवाब पर हैरान हुआ था। आप इतना सीरियस ना हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा, तो फिर आज से दोस्त। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो ईशा ने उसके बड़े हुए हाथ को देखकर फौरन अपने दिल पर हाथ रखकर सर झुकाया था। दोस्त? ये सुनकर वो हंस पड़ा। उसकी नजर में ईशा की इज्जत और भी बढ़ गई थी। वैसे दोस्ती एक शर्त पर है। ईशा के कहने पर उसकी मुस्कुराहट में ढलते होंठ एक पल के लिए सिमट गए। अच्छा, वो कौन सी शर्त है? उसने ईशा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। दूसरी बार दिल आप खुद बनाएंगे। ये सुनकर वो मुस्कुराया। और अगर मुझसे वो फिर बिगड़ गया तो? ईशा ने निगाहें झुका ली। तो वो भी मैं ठीक कर दूंगी। बिगड़े दिल को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है। अपनी बात पर वो खुद ही हंस पड़ी थी और उसके साथ अर्जुन का कहकहा भी शामिल हो गया था। लाइब्रेरी में पहले सूरज की रोशनी फैलकर उजाले को कई गुना बढ़ा गई थी। अनन्या ने बिजनेस पार्टी के लिए तैयारी पूरी करके खुद को एक नज़र आईने में देखा तो मुस्कुराई थी।
उसने स्टाइलिश सा पिंक कुर्ता, नीचे जीन्स की ब्लू पैंट पहनी हुई थी। बाल उसने खुले छोड़े थे और कंधे पर सफेद दुपट्टा लटकाया था। हाथ में क्लच पकड़कर उसने एक नज़र अपनी तैयारी को फाइनल लुक दिया और फिर मुस्कुराते हुए बाहर निकली तो उसे रमेश अंकल की आवाज़ आई। अनन्या बेटा, बाहर विक्रम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैंने उसे भी इनवाइट किया था। ये सुनकर अनन्या का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया था। मामा, ये आप क्या कह रहे हैं? अब वो एटीट्यूड वाला बंदा, वो मुझे हर वक्त अपना एटीट्यूड दिखाएगा। ये सुनकर रमेश अंकल मुस्कुराए और प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, उसका एटीट्यूड बर्दाश्त कर लेना, उसके पास नॉलेज बहुत है और अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें फायदा देगा, बिजनेस में आसानी होगी। ये सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। क्या मामा, राहुल को भेज देते ना? राहुल कहाँ है? उसके साथ मैं इजी फील नहीं करूंगी। ये सुनकर रमेश अंकल ने उसका हौसला बढ़ाया था। बेटा, बिजनेस के लिए सब करना पड़ता है और वो ऐसा इंसान नहीं है, मैं उसे जानता हूँ, बहुत अच्छा इंसान है। "हम्म, आया कहीं का अच्छा इंसान, माय फुट।" अनन्या ने गुस्से से कहकर बाहर की ओर कदम बढ़ाए तो वो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। वो बाहर आई तो विक्रम के शीशे पर उंगलियों से दस्तक दी। उसने शीशा नीचे करके उसे एक नजर देखा और बस देखता रह गया। हल्के फुल्के मेकअप में खुले बालों में वो बेहद प्यारी लग रही थी और सीधा उसके दिल में उतर रही थी। किससे पूछकर यहाँ बैठे हो? पीछे बैठो। ये सुनकर विक्रम धीमे से मुस्कुराया। आपके मामा ने मुझे यहाँ बिठाया है। अच्छा, लेकिन अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुमसे कह रही हूँ पीछे जाकर बैठो, मैं ड्राइविंग खुद करूंगी। विक्रम ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। भगवान के लिए, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, इसीलिए आप पीछे बैठ जाइए, मैं ड्राइविंग खुद कर लूंगा और आपका बहुत ज्यादा एहसानमंद भी रहूंगा। ये सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, विक्रम ने शीशा ऊपर कर दिया था और वो बड़बड़ाती रह गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की तो वो बुरे बुरे मुंह बनाते हुए उसके साथ पीछे बैठ गई। ऐसा लग रहा है कि बॉस तुम हो और मैं एम्प्लॉय, उसने गुस्से से कहा तो विक्रम ने अपने सर को हल्का सा हिलाया और बड़बड़ाया। ऐसा ही है, बस आपको मालूम नहीं है। वो बड़बड़ाया तो अनन्या का दिल चाहा कि वो अपने हाथ में पकड़ा क्लच उसके सर पर दे मारे। ये क्या हर वक्त बड़बड़ाते रहते हो? उसने गाड़ी के शीशे के पार नजर आने वाले मंजर पर निगाहें जमा दी। जिसका आप जैसा बॉस हो वो बड़बड़ाता ही रहेगा। दिमागी मरीज तो बना देते हैं आप चीख चीख कर। ये सुनकर अनन्या ने गहरी सांस भरकर अपने गुस्से को काबू रखने की कोशिश की। बहुत फालतू बोलते हो तुम, ड्राइविंग पर नजर रखो। फिक्र न करें। उसके सुकून भरे अंदाज पर वो जल भुन गई थी, लेकिन मजबूरी थी। कहाँ हो तुम राहुल? उसने फोन पर कॉल लगाई और राहुल का नाम लिया तो वो एक पल के लिए चौंक गया। बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें, जल्दी आ जाओ यार, यहाँ पता नहीं किस पागल इंसान को मामा ने मेरे माथे लगा दिया है। उसकी बात सुनकर उसने एक झटके से गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। अनन्या ने अपनी आईब्रो उठाकर उसकी ओर सवालिया निगाहों से देखा था। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? राहुल का फोन अब कट चुका था। बातें कम करें, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। उसके चेहरे पर फैली पहली बार संजीदगी देखकर वो चौंक गई थी। आर यू ओके? वो उसे ठीक नहीं लगा था। विक्रम ने बेख्तियार अपने सीने को मसला था। नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। ये सुनकर अनन्या ने फौरन अपनी पानी की बोतल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। विक्रम ने बोतल उसके हाथ से लेकर कुछ घूंट पिए। ये राहुल कौन है? अनन्या ने खुशदिली से बताया कि मेरे मामा के दोस्त का बेटा है और बहुत जल्द हम दोनों शादी करेंगे। एकदम से उसके गले में पानी का फंदा लगा था और फिर काफी देर तक वो खांसता रहा। अनन्या एकदम से परेशान हो गई थी। खांसते खांसते उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। आंखों में दौड़ते लाल डोरों में कई गुना इजाफा हुआ था। अब ठीक है ना? अगर ठीक नहीं है तो हम वापस चलते हैं। विक्रम ने कोई जवाब न दिया और रुख फेरकर तेज रफ्तार से रफ ड्राइविंग करते हुए गाड़ी होटल के सामने रोकी, जहां एक बिजनेस पार्टी रखी गई थी, और उसे पूछे बगैर वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया था। बदतमीज, मेरे साथ है और ऐसे जा रहा है जैसे अकेला आया हो। वो बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो वो धीरे से चलते हुए अंदर दाखिल हुई थी। वो शायद पहली बार किसी बिजनेस मीटिंग में शामिल होने जा रही थी, इसीलिए काफी नर्वस सी दिखाई देने लगी थी। इससे पहले विक्रम उसके पास जाता, अचानक से अनन्या का पिंक शर्ट पास रखे मेज के नुकीले हिस्से से टकराया और एक चर की आवाज के साथ उसकी शर्ट कमर के पास से फट गई थी। अनन्या को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है।
इससे पहले कि वो कुछ देखती या समझती, विक्रम तेजी से आगे बढ़ा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से बेहद करीब कर लिया, यहाँ तक कि उसकी कमर छुप गई और उसका मजाक बनने से बच गया। ये क्या कर रहे हो जाहिल इंसान? एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय बनकर रहो, दूर हटो मुझसे। लेकिन वो मुस्कुराए और उसके कानों के करीब झुका था। अब ये हाथ जिंदगी भर आपकी कमर से नहीं हटेगा मैडम। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने इस कदर खूबसूरत अंदाज में कहा कि अनन्या की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या बकवास कर रहे हो? दूर हटो, वरना मैं तुम पर हरासगी का केस कर दूंगी। तुम अपने बॉस को हरास कर रहे हो। ये सुनकर वो जोर से हंस पड़ा था और उसकी कमर पर हाथ का दबाव और भी बढ़ाया था और उसके खुद से बेहद करीब कर लिया, यहाँ तक कि उसकी सांसें अनन्या को अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। उसने बेख्तियार पलकें झुकाई थीं और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश की थी। ये कोशिश बेकार जाएगी और मुझ पर कोई भी केस नहीं बन सकता। अनन्या को उसकी बात सुन के बेहद गुस्सा आया और उसकी आंखों में बेपनाह आंसू छलकने लगे और फिर वो रो पड़ी। अरे अरे रो मत, ये आंसू बेकार मत करो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हटा ना तो आपकी ये लचकदार दूधिया कमर को देखकर यहाँ कई जवान दिल बैठेंगे। ये सुनकर वो आंखें फाड़ू से देखती रही कि क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आपकी शर्ट फट गई है और आपकी कमर दिख रही है। आपको बचाने के लिए ही बस इस वक्त आपको सहारा दिए हुए हूँ। आप कहती हैं तो मैं हट जाता हूँ। ये कहकर वो जैसे ही पीछे हटने लगा तो अनन्या की आंखों में डर फैल गया। उसने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भेजकर खुद से बेहद करीब किया था। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करें। उसकी आंखों से आंसू निकले तो विक्रम ने रुख फेर लिया। इट्स ओके, अब बस मेरी बात मानती जाए और मेरे साथ साथ चलिए। चेंजिंग रूम ढूंढना पड़ेगा। उसने आसपास देखा तो चेंजिंग रूम कोने में नजर आया। खामोशी से चलती रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, आंखों में नमी देखकर सब गलत सोचेंगे। ये सुनना था कि अनन्या ने अपने कांपते हुए हाथ उसकी कमर पर रखे थे। उसकी छुअन पर वो धीरे से मुस्कुराया था। ये हुई ना बात, अब लग रहा है वाकई हम कपल हैं। लेकिन लोगों को नहीं पता कि मजबूरी की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। वो बराबर उसके कान में सरगोशी करके उसका हौसला बढ़ा रहा था या फिर खून जला रहा था। अनन्या को ये बात समझ नहीं आ सकी। नाइस कपल यार, पास से गुजरते जोड़े ने उन्हें देखकर कहा तो अनन्या की निगाहें शर्म से झुक गईं। ये बिजनेस पार्टी भी क्या दिन दिखा रही थी। विक्रम के जिस्म से उठती महक अनन्या के होश उड़ा रही थी और अनन्या के बदन का नरम गरम स्पर्श विक्रम के दिल को बेकाबू कर रहा था। चेंजिंग रूम में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया तो अनन्या एक झटके से उससे अलग हुई थी और फौरन से अपना दुपट्टा फैलाकर अपनी कमर को छुपाने लगी। अब आप यहां से जाएं, खड़े क्या हैं, बाहर जाइए, वो चिल्लाई। तो विक्रम ने कंधे उचका दिए। ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूँ, लेकिन क्या आप यहाँ सुई धागा लेकर इसे सीने बैठेंगी? दुपट्टा भी आपका नेट का है। सीने पर बाजू लपेटकर उसने सर से लेकर पैर तक अनन्या को देखा था। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ती महसूस हुई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो एकदम से रोने वाली हो गई और फिर अगले ही पल रोने भी लगी। तभी वो आके आया और अगले ही पल अपना कोट उसके कंधों पर रखा। कमर अभी भी दिख रही थी जिसे अनन्या ने अपने हाथों से छुपाने की कोशिश की। एक मिनट, उसने फौरन से अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और शर्ट उतारने लगा तो अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ मत करें। वो एकदम से रोने लगी तो विक्रम ने एकदम से उसे कंधों से थामकर रिलैक्स किया था। रिलैक्स, मैं आपको अपना आउटफिट दे रहा हूँ, बाहर आप कैसे जाएंगी, कुछ तो अकल से काम ले। वो चिल्लाया तो अनन्या को होश आया। अब वो काफी रिलैक्स हो गई थी, लेकिन उसका नंगा चौड़ा सीना देखकर वो रुख फेर गई। उसने अपना शर्ट अनन्या की तरफ बढ़ाया तो अगले ही पल वो उसे थामकर अंदर की ओर बढ़ गई और थोड़ी देर के बाद वापस निकली तो उसे देखकर हंस पड़ी। अब इस तरह शर्टलेस बाहर जाएंगे? अनन्या ने नासमझी से उसकी ओर देखकर कहा था। तो क्या करूं? वो शर्ट उसे काफी ढीली और खुली हुई थी, लेकिन फिर भी उस पर काफी अच्छी लग रही थी। विक्रम अब तक गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। सब ठीक है, अब आप बाहर जा सकती हैं। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो उसे कुछ याद आया। और आप क्या ऐसे ही बनियान में पार्टी में घूमेंगे? ये सुनकर विक्रम का कहकहा गूंजा। ऑफ कोर्स, ये मेरा नया फैशन है, मैं ऐसे ही घूम लूंगा। कहते हुए उसने अपना कोट बनियान के ऊपर ही पहन लिया था। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में जाकर बैठ जाता हूँ। वैसे आप इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं। विक्रम की भरपूर निगाहें उसके बदन के आर पार घूमने लगी थी तो वो झट से बाहर निकलकर दौड़ पड़ी। पीछे से विक्रम की हंसी सुनाई दी। वो रूम से बाहर निकला तो अनन्या उसे राहुल के साथ नजर आई। अच्छी लग रही हो इस आउटफिट में, राहुल उसकी तारीफ कर रहा था। थैंक यू टू विक्रम सिंह, अनन्या ने झुरझुरी लेकर कहा। ये कौन है आप? उसने हैरत से पूछा। हमारा नया एम्प्लॉई। अनन्या ने उसकी तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन वो दूर से उन दोनों को हंसते हुए और बातें करते हुए देख रहा था।
उसके दिल में तो एक आग सी जल रही थी और वो आग उसके पूरे वजूद को अपने लपेटे में लेने लगी थी। गुस्से में आकर उसने वहीं मेज पर जोर से अपना हाथ मारा था। कांच उसके हाथ में घुस गया था और खून बहने लगा। वो तेजी से वापस पलटकर पार्टी से जा चुका था। दिल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था। अनन्या को राहुल के साथ देखना उसके लिए बहुत तकलीफदेह था। वो यूनिवर्सिटी के गार्डन में बेंच पर बैठी बेंच के साथ खड़े ऊंचे पेड़ों के पत्तों को गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। ईशा, तुम्हें क्या हो गया? मीरा जो क्लास लेकर बाहर निकली थी उसे वहां बैठे देख पूछने लगी। ईशा ने सर ना में हिलाया। कुछ भी तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। झूठ बोल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपने उस शिकारी से सच में मोहब्बत हो गई हो? ये सुनकर ईशा उछल पड़ी। मुंह धोकर रखो, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा तो मरते दम तक नहीं हो सकता। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए मीरा की बात को नकार दिया। वैसे वो अच्छा खासा हैंडसम है। मारो जाकर तुम, उससे अपना टांका फिट कर लो। मीरा उसकी बात पर हंस पड़ी। अच्छा चलो, बस आने वाली होगी, मैं चलती हूँ। मीरा ने तभी उसे हाथ से पकड़कर रोक लिया। तुमने बताया नहीं, तुम उदास क्यों? ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। अनन्या की वजह से बहुत उदास हूं। उसकी जिंदगी का फैसला ही नहीं हो पा रहा। 5 साल से ज्यादा होने को है, वो ऐसी लटक गई है। बचपन की शादी उसके गले में फंस गई है। मम्मा कहती है तलाक चाहिए और वो भी तलाक चाहती है, लेकिन सामने वाला तलाक देने पर राजी नहीं। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा? उसकी बात पर मीरा ने अफसोस से सर हिलाया। तो तुम्हारी बहन अदालत से तलाक क्यों नहीं ले लेती? ये सुनकर ईशा ने सर हिलाया। अब वही सोच रही हैं, लेकिन तलाक के लिए भी अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे। राहुल भाई उनके साथ हैं, वो उन्हें अपनाने के लिए भी तैयार हैं। बस तुम भगवान से प्रार्थना करो। घर में रोज रोज की ये बहस सुनकर मुझे अजीब सा लगता है। पापा ने दूसरी शादी कर ली, हमें पूछा तक नहीं, घर से निकाल दिया। मीरा ने ईशा के कंधे पर हाथ रखा। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने सर झटका और आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसकी बहन आने वाली थी। यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकली तो वो अपने दोस्तों के साथ उनसे गपशप करता दिखाई दिया। वो बाइक से उतरकर थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि दूर से आती तेज रफ्तार बस उसे दिखाई न दी। वो बातें करते हुए हाथ मिलाकर वहीं रुक गया। ईशा ने फटी फटी निगाहों से ये मंजर देखा। वो तेजी से दौड़कर उसकी तरफ गई और उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। ईशा की एक चीख निकली थी और अर्जुन के भी होश उड़ गए थे। वो धीरे से उस पर से हटा तो ईशा ने अपना दुपट्टा ठीक किया। सारे लोग जमा हो गए थे। आप ठीक तो हैं ना? ईशा ने हाँ में सर हिलाया। अर्जुन ने गहरी नजरों से देखा। आप ठीक है? ईशा ने भी उससे पूछा। उसकी कोहनी और हाथ छिल गए थे। मैं ठीक हूं, अगर आप मुझे ना बचाते तो शायद कुछ भी ठीक ना रहता। आज मेरा आखिरी दिन होता। वो हल्का सा मुस्कुराया। अपना ध्यान रखें। आपका ध्यान कहाँ था? सड़क पर आप खड़े होकर बातें कर रहे हैं। भगवान ने बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। वो उसे डांटने लगी तो अर्जुन को उसके अंदाज में ना जाने क्यों मोहब्बत की झलक दिखाई दी थी। अच्छा, और अगर ध्यान ना रखूं तो? उसने एक साथ चलते हुए सवाल किया तो ईशा ने झटके से उसकी तरफ देखा। आपकी मर्जी है, आपकी अपनी जिंदगी है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई और अर्जुन के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई। ईशा उर्फ ईमू। उसने धीरे से ये नाम दोहराया और फिर सर झटककर अपने कपड़े झाड़कर बाईं तरफ बढ़ गया। आज उस पर ही ये खुलासा हुआ कि ईशा उससे मोहब्बत करती है। और सबसे बड़ा खुलासा तो ये था कि वो खुद भी ईशा से मोहब्बत कर बैठा था। रात गहरी हो चुकी थी। सारे एम्प्लॉय जा चुके थे, मगर वो अभी तक फाइलों में गुम बैठी थी। बाहर हवा के झोंके शीशों से टकरा रहे थे। वो लैपटॉप से फ्री हुई तभी लाइट भी चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक पल के लिए वो डरकर उठ बैठी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हेल्प, कोई है बाहर? उसने घबराहट में आवाज दी, मगर कोई जवाब न मिला। कि तभी दरवाजे पर चरचराहट हुई और दरवाजे के कोने से एक फ्लैशलाइट अंदर आई। वो एकदम पीछे हटती है। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। रोशनी के पीछे से विक्रम का चेहरा दिखाई दिया। वो बिल्कुल खामोश था। दरवाजा धड़ से बंद हुआ तो अनन्या की आंखों में डर दौड़ गया, क्योंकि विक्रम की आंखों में कुछ अजीब सा भाव था। आगे मत आना। वो तेजी से मेज के पास आई और पास रखा पेपरवेट उठा लिया, मगर वो खामोशी से आगे बढ़ता गया। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी जो किसी तूफान से आने के पहले की होती है। मैं कहती हूँ चले जाओ यहां से, वो चिल्लाई, लेकिन वो उसके बेहद करीब पहुंच गया।
अंधेरे में उसकी सांस बंद होने लगी। वो पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी कमर दीवार से जा लगी। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुका, लेकिन उसकी नजरें उसके चेहरे पर नहीं, टेबल के नीचे गिरी फाइल पर थीं। उसने वो फाइल उठाई और धीरे से उसके कान के करीब झुका। उसकी गर्म सांसें अनन्या की जान निकालने के लिए काफी थीं। अनन्या ने डर से आंखें बंद कर ली। मैं अपनी इज्जत को यूं रुस्वा नहीं किया करता। शब्द थे या कोई जादू। वो ठहर सी गई। विक्रम सीधा हुआ, रोशनी बंद की और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और वो जैसे पत्थर की बन गई हो। पेपरवेट वाला हाथ धीरे से नीचे गिरा, लेकिन उसके दिल में वही जुमला घूमता रहा, अपनी इज्जत को यूं रुस्वा नहीं किया करता। आखिर है कौन ये? वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई, मेज पर सर झुका लिया। आंखों से आंसू निकले थे। आज से पहले ऐसी बेबसी कभी महसूस नहीं हुई थी। ईशा यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर दाखिल हुई तो धूप की नर्म किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। सामने लॉन में उसकी दोस्त पहले से खड़ी इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई थी? मीरा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ भाई, बताओ तो सही, तुम्हारा ये पटाना मिशन कहाँ तक पहुंचा? सानिया ने भी आंख दबाकर छेड़ा। तो ईशा के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। चलो खुद देख लो। उसने बालों की लट कान के पीछे डाली और कदम आगे बढ़ा दिए। उसके दोस्तों ने हैरत से एक दूसरे को देखा था। ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं लग रही आज? मीरा ने सानिया की तरफ देखकर कहा। मुझे तो लगता है आज कोई धमाका होने वाला है। सानिया को भी हैरानी हो रही थी। वो तीनों धीरे धीरे ईशा के पीछे चलने लगी। कैंपस के पिछले लॉन में हवा हल्की सी चल रही थी। पेड़ों के साए जमीन पर लहरा रहे थे। अर्जुन सामने मेज पर ही बैठा था। हाथ में एक किताब थी। ईशा के कदम अचानक से रुक गए। वो अर्जुन के नजदीक जाकर खड़ी हो गई और अचानक सी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। ईशा! मीरा की चीख हवा में गूंजी। सब दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। तभी सामने से अर्जुन तेज कदमों से दौड़कर आया। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें थी। वो एक झटके से घुटनों के बल बैठ गया। ईशा, आंखें खोलो। उसने हल्के हाथ से उसका सर अपनी गोद में रखा, पानी की बोतल खोली और उसके चेहरे पर छींटे मारे। ईशा, प्लीज होश में आओ। उसके दोस्तों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। अर्जुन के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ी हुई थी। ईशा, ऐसा ना करो यार, मैं मर जाऊंगा। कुछ पल गुजरे, ईशा की पलकें खुली। उसे होश में आता देख अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया। तुम ठीक तो हो ना ईशा? वो एकदम सीधी हुई और झटके से उससे अलग हुई। मैं ठीक हूं। कुछ पलों के लिए वक्त थम सा गया था। अर्जुन के हाथ हवा में रह गए। वो तेजी से पीछे हटा और नजरें चुरा लीं। मेरी जान पर आन आई थी, उसने धीरे से कहा, तो जैसे दिल के किसी राज ने पहली बार पर्दा हटाया हो। ईशा ने धीरे से होंठ खींचकर खुद को संभाला, फिर नजर उठाकर अपने दोस्तों की ओर देखा और शरारत से एक आंख दबा दी। उन सब ने हैरत से एक दूसरे को देखा और फिर हंसी दबाना नामुमकिन हो गया। अर्जुन दूर हट गया था, ईशा उनके साथ चली गई। यार, ये तो पटाना नहीं, दिन हारना हुआ। हाय बेचारा, वो सब कहकहा लगाकर हंस पड़ी थी। और जब पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन वहीं खड़ा उनकी बातें सुन चुका था। क्या ये सच है ईशा? उसकी फंसी फंसी सी आवाज निकली। ईशा की आंखें फैल गईं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है कि तुमने मेरे जज्बातों से खेलने की कोशिश की? वो चिल्लाया तो ईशा बोल पड़ी, वो बस एक प्रैंक था। अर्जुन ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा और फिर चंद कदम पीछे हटकर तेजी से वहां से चला गया। राज खुल चुका था। एक ना एक दिन तो खुलना ही था। राज, धोखेबाजी और हीरो। कंपनी लगातार लॉस में जा रही थी। विक्रम ने अनन्या को फोन पर बात करते सुना था। वो अपने कमरे में थी जब वो अंदर दाखिल हुआ। मिस्टर विक्रम सिंह। वो उसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। जिस दिन से वो लाइट जाने पर उसके कमरे में आया था और उसने उसके बारे में गलत सोच लिया था। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर लपेटकर उसे देखा। ये प्रेजेंटेशन हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉरेन डेलीगेशन है और ये प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी है। ब्रीफिंग मैं कर दूंगी। अगर ये कामयाब हुई तो आप इस कंपनी में रेगुलर रह सकते हैं, वरना फिर आपको ये कंपनी छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर विक्रम के चेहरे पर जरा भी घबराहट न देखकर वो दिल ही दिल में परेशान हुई थी, लेकिन उसने अपने आप को काबू में रखा। मैडम, प्रेजेंटेशन आपकी उम्मीद के अनुसार ही होगी। आप मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करें। उसने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा और फाइल उठाकर बाहर निकल गया। मैंने ताबूत में आखिरी कील ठोकने की कोशिश की है, तुम ठीक कहते हो। उससे मुझसे अच्छी बात नहीं आती। मैं उसे निकाल दूंगी। उसने राहुल को मैसेज किया था। मैसेज करके वो अपने काम में बिजी हो गई।
लेकिन विक्रम ने अपने केबिन में आकर फाइल एक तरफ रख दी और अनन्या की सारी बातों को बार बार अपने दिमाग में रख के सोचने लगा। थोड़ी ही देर में विक्रम फाइलों के अंबार में गुम था। दफ्तर के खामोश माहौल में सिर्फ पंखे की आवाज़ थी और उसकी उंगलियां तेजी से कागज पर लगातार चल रही थी। ये अकाउंट पिछले महीने बंद हुआ था, फिर रकम यहाँ दर्ज है, क्यों? वो धीरे से बड़बड़ाया। उसने एक एक स्लिप, एक एक एंट्री खंगालनी शुरू कर दी। हर पेज पर जैसे कोई नया राज खुल रहा था। राहुल का नाम बार बार अलग अलग जगहों पर आ रहा था। विक्रम के माथे की रगें तनने लगी। ये सब कैसे मुमकिन है? राहुल के सिग्नेचर हर उस जगह क्यों हैं जहां पैसे गायब हुए हैं? उसने अपनी फाइल खोली तो चौंक कर सीधा बैठ गया। वहां एक नाम पर उसकी निगाहें टिक गईं। मिसेस अदिति कपूर। ये तो अनन्या की माँ का नाम है। ये नाम यहाँ क्या कर रहा है? विक्रम के हाथ कांपे। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। राहुल ने अनन्या की माँ की जितनी जमा पूंजी थी वो भी यहीं पर लगा दी थी जहां घपला हो रहा था। विक्रम ने कुर्सी से टेक लगाई, एक गहरा सांस लिया। तो ये सब सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं, एक सोची समझी प्लान है। उस रात उसने पूरा दिन लगाकर फाइल तैयार की थी और अगली सुबह अनन्या के आने से पहले मेज पर रख दी थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो फाइल राहुल के हाथों लग गई थी और वो जान गया था कि विक्रम सिंह आखिर है कौन और वो उसे क्यों बेनकाब करना चाहता है। उसके माथे की रगें तन गई। अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। अगली सुबह मौसम बहुत खूबसूरत था। गहरे बादल छाए हुए थे। विक्रम ने अपने केबिन में लैपटॉप पर खुली प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड्स पर सेव का बटन दबाया। दिल थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था, मगर अंदर एक अनजानी सी बेचैनी थी। उसने फाइल यूएसबी में डाली, मीटिंग रूम में जाकर लैपटॉप में लगा दी और फिर कुछ सोचकर वो अपने केबिन में चला आया। आज दिल न जाने क्यों बेचैनी का शिकार हो रहा था। उसने अनन्या को डेलीगेशन के साथ अंदर मीटिंग रूम में जाते देखा। राहुल भी उसके साथ था। उसका माथा ठनका, किसी अनहोनी का एहसास हुआ और वो फौरन से अपनी कुर्सी पर बैठा और मीटिंग रूम के कंप्यूटर से कनेक्ट होने की कोशिश करने लगा। 1, 2, 3 उसकी फाइल दोबारा खुली। अगले ही पल उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन के बजाय कुछ तस्वीरें थीं। वो उसकी तैयार की हुई बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो अनन्या की तस्वीरें थीं, मगर अर्धनग्न और काफी बेशर्म तरीके से एडिट की हुई थी। ओह गॉड! विक्रम के होंठ कांपे। वो पीछे हटा। उसका वजूद कांपने लगा। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। दिमाग सुन्न होता महसूस हुआ। अंदर बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ थे। सबके सामने अनन्या अनजाने में वो प्रेजेंटेशन ओपन करती और स्क्रीन पर उसकी ऐसी तस्वीरें जिस हालत में थी, उसकी इज्जत सरेआम उछल जाती, जो ना तो अनन्या बर्दाश्त कर पाती और ना ही विक्रम। ये सब किसने किया? उसके हाथ कांपने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद वो तेजी से बाहर की ओर भागा था। रास्ते में लोग उसे रोकते रह गए थे, मगर वो अंधा बनकर फायर अलार्म के हिस्से की ओर दौड़ रहा था। एक पल में अलार्म बजा। तेज चीखों की आवाजें गूंज उठी। सब नौकर अपनी अपनी कुर्सियां छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे। पर विक्रम का रुख मीटिंग रूम की तरफ था, जहां अनन्या हैरानो परेशान खड़ी थी। मीटिंग के लिए आए लोग फायर अलार्म की आवाज सुनकर बाहर भाग गए थे। उसने मीटिंग रूम का दरवाजा बंद किया, लपक कर लैपटॉप की तरफ गया, फाइल खोली। अनन्या उलझी हुई थी। ये सब क्या है? अब वो जोर से चिल्लाई थी। आंखों में बेपनाह सवाल थे और चेहरे पर हैरत थी। ये क्या हो रहा है विक्रम? विक्रम के हाथों की उंगलियां कांप रही थी। उसने फाइल अनन्या के सामने घुमाई। स्क्रीन पर वो तस्वीरें देखकर अनन्या का रंग उड़ गया। ये किसने किया? उसकी आवाज टूट गई। तुमने किया? विक्रम एक झटके से उसके करीब आया। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं? अनन्या ने पीछे हटना चाहा, मगर वो और करीब आ गया। उसी पल अनन्या का हाथ उठा और उसने विक्रम को थप्पड़ मारना चाहा कि विक्रम ने उसका हाथ रोक लिया। आंखों में बेपनाह आंसू थे, मगर अगले ही पल उसका हाथ हवा में रह गया था। विक्रम ने उसे झटके से अपने करीब खींच लिया, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे में मिल गई थीं। अगले ही पल विक्रम उसके नर्म होठों पर झुकता चला गया और अपने अंदर की बेचैनी कम करने लगा, जबकि अनन्या तो अपनी सांसें रोक गई थी। वो लम्हा लम्हा उसके होठों की नरमी पी रहा था और अनन्या का पूरा वजूद पत्थर हो गया था। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। पता नहीं कौन सी कशिश थी कि वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके उसकी शिद्दत को सहती जा रही थी। वो उसके गुलाबी होठों को लाल कर चुका था। फिर गहरा सांस लेते हुए उसने उसके नाजुक लबों को आज़ाद किया था और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया।
विक्रम की आंखों में भी नमी चमक रही थी। अगर वो फाइल मीटिंग में खुल जाती तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। यही सोचकर वो बुरी तरह बेचैन था। अनन्या, तुम्हारी इज्जत। उसकी आवाज भारी और भीगी हुई थी। तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है अनन्या। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। अगले ही पल वो उसे झटके से छोड़कर पीछे हटा, दरवाजा खोला और बगैर पलटे बाहर निकल गया। अनन्या पत्थर बनी रह गई और वहीं सोफे पर बैठती चली गई। उंगलियों के पोरों से अपने होठों को छुआ था, जहां अब हल्की हल्की चुभन उसे अजीब सा सुरूर दे रही थी। ईशा बेड पर औंधे मुंह लेटी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी और दिल की बेचैनी जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई साया करीब से गुजरा हो। जैसे ही पलटी, बिस्तर के किनारे पर अर्जुन खड़ा था। इससे पहले कि चीख मारती, वो झटके से करीब आते उसके होठों पर अपनी हथेली जमा गया। आवाज बंद। हटा रहा हूं हाथ, ओके? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशा के होंठ कांपे। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, मगर अगले ही पल उसके होठों पर हल्की सी तंज या मुस्कुराहट फैल गई। जब से तुमने कहा है कि तुमने मोहब्बत का खेल खेला है, नींद मेरी आंखों से गायब हो गई है ईशा। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी नींदें भी उड़ा दूं। उसके अंदाज में खतरनाक हद तक चमक थी। ईशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराकर बिस्तर से पीछे हटी। अर्जुन, प्लीज जाओ यहां से, कोई देख लेगा। ईशा उर्फ मेरी छोटी सी दोस्त ईमू, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था? और ईशा की आंखें हैरत से फैल गईं। यानी वो जानता था कि वो कौन है। वो 2 कदम और आगे बढ़ा। पहले ये बताओ, मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, वरना आज अपने जुनून की निशानी तुम्हारे इन गुलाबी लबों पर छोड़कर जाऊंगा, जिससे कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनकर रहो। ईशा की सांसें तेज हो गई, उसके हाथ कांपने लगे। अर्जुन, तुम होश में तो हो? ये कैसा मजाक है? होश में तो अब आया हूं, बस तुम्हारे दिल की बात सुननी है। फिर धीरे से उस पर झुका। बोल दो ईशा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, वरना मैं रोज खिड़की से आकर तुम्हारी नींदें चुरा लूंगा। आज होठों की बारी, कल होठों से नीचे गर्दन की बारी होगी, और उससे नीचे। कहते कहते वो अपने होठ का कोना दांतों से दबा गया था, जबकि ईशा ने जल्दी से चादर अपने ऊपर खींची थी। बेशरम, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? हालांकि ईशा के दिल की धड़कन तेज हुई थी और गाल गुलाबी होने लगे थे। ठीक है, नहीं बोलना मत बोलो, लेकिन जिस इरादे से आया हूं वो इरादा पूरा करके ही जाऊंगा। कहते हुए वो आगे की ओर बढ़ा था और ईशा एकदम डर के मारे बोल पड़ी थी। हाँ हाँ, करती हूँ मोहब्बत तुमसे, बस अब जाओ यहाँ से। अर्जुन की आंखें जैसे चमक उठी थीं, वो पीछे हटा। यही तो सुनना चाहता था मैं। तुम्हारी आंखों में मोहब्बत साफ लिखी है। अब तो ये राज भी खुल गया कि तुम वही मेरी छोटी सी दोस्त हो जो बचपन में मेरी नाक में दम किए रखती थी और अब भी मुझे परेशान करने के लिए मेरी जिंदगी में शामिल हो ही गई हो। फिर अब तो रिश्ता पक्का समझो, 2 खानदानों के बीच सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने कहा तो ईशा ने उसके आगे आगे हाथ जोड़ दिए। भगवान के लिए चले जाओ, ये वक्त करने का नहीं है। मगर वो जैसे उसके डर से मजा ले रहा था। वो धीरे धीरे खिड़की के करीब गया। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। तुमने आज रात सच बोल दिया ईशा, अब चाहकर भी इनकार नहीं कर सकोगी। और हाँ, अब बेफिक्र रहो, शादी से पहले कुछ भी नहीं करूंगा। पूरे वजूद पर अब शादी की पहली रात ही अपनी मोहब्बत की छाप लगाऊंगा। शरारत से आंख दबाता हुआ हल्का सा कहकहा लगाकर खिड़की से नीचे कूद गया था। ईशा कुछ पल वहीं पत्थर बनी बैठी रही, फिर भागकर खिड़की तक पहुंची। बाहर सिर्फ अंधेरा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लंगूर कहीं का। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई। उसकी बातें याद करते हुए शर्म से गाल दहकने लगे थे। ऑफिस के बाहर राहुल अपनी गाड़ी के पास खड़ा था और फोन कान से लगाए अनन्या को कॉल करने लगा। अनन्या, चलो, मैं तुम्हें अपना नया ऑफिस दिखाने ले जा रहा हूँ, तुम्हें पसंद आएगा। उसके शब्दों में नरमी थी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वो अपने कमरे से निकलकर बाहर की ओर बढ़ गई। उधर ऊपर वाली मंजिल पर अपने केबिन की खिड़की से विक्रम ये सब देख रहा था। राहुल की मुस्कुराहट, अनन्या का जाना और दोनों का एक साथ गाड़ी में बैठ जाना, ये सब कुछ उसके दिल में चुभ गया था। गाड़ी एक वीरान जगह पर रुकी। इमारत अधूरी थी। आसपास मिट्टी और सीमेंट के ढेर थे। राहुल ने गाड़ी से उतरकर अनन्या की तरफ देखा। यही मेरा नया ऑफिस बनने जा रहा है, आओ दिखाता हूँ। अनन्या उसके साथ चलकर अंदर आई। कदमों के नीचे मिट्टी और दिल में हल्की सी बेचैनी थी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये तो अभी ठीक से बनी भी नहीं है। राहुल ने रुख फेर कर उसे देखा। अचानक ही चेहरे पर सख्ती आ गई।
तुम्हें बेचने के लिए लाया हूं। अनन्या की आंखों में डर उभर आया। उसी पल पीछे से 2 अजनबी आदमी आगे आए। राहुल ने उनकी तरफ इशारा किया। ये है वो लोग जो तुम्हें खरीदने आए हैं। अनन्या के चेहरे का तो रंग उड़ गया था, वो पत्थर बन गई। राहुल, तुम पागल हो गए हो, ये क्या बकवास है? वो गुस्से से चिल्लाई। पैसा चाहिए मुझे अनन्या, और तुमने सब छीन लिया मुझसे। अब तुम ही कीमत बनोगी। मैं तो तुम्हारे तलाक के सहारे बैठा था। मुझे लगा तलाक होते ही तुम्हारे हिस्से में आने वाली जायदाद से अपने सारे सपने पूरे करूंगा और अपने कारोबार में किए गए घपले को भी छुपा लूंगा, लेकिन नहीं, तुमने अभी तक तलाक के पेपर के लिए सिग्नेचर नहीं किए। मैं इसे क्या समझूं अनन्या? वो चिल्लाया था। अनन्या के कदम कांप उठे। वो उसके सामने गिर गई, आंसू बहाने लगी। राहुल, भगवान के लिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। राहुल ने उसे घसीटने की कोशिश की। अब तुम सिर्फ मेरे लिए एक बोझ हो। अनन्या उसके हाथ से खुद को छुड़ाने लगी। राहुल ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। वो पीछे हुई और सीधा एक आदमी के कदमों में गिरी। अनन्या ने चौंक कर सर उठाया। आंसुओं के बीच उसकी आंखों ने जैसे पनाह ढूंढी हो। वो लपक कर विक्रम के सीने से लगी थी। ऐसा लगा जैसे धूप से निकलकर घनी छांव में आ गई हो। दिल में सुकून उतर गया था। प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे गलत हाथों में देने वाला है। वो हिचकियों से रो रही थी। विक्रम के चेहरे पर बर्दाश्त की एक झलक थी। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल थी। उसने दोनों हाथों से अनन्या को अपने सीने में भींच लिया था, जैसे दुनिया की गर्म हवा से भी इस लड़की को बचाकर रखना चाहता हो। ये सब क्या है? तुम इस हद तक गिर सकते हो? विक्रम की बात पर राहुल तंजिया हंसी हंसा। ये वो औरत है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम्हारे होते हुए भी मेरे साथ घूमती रही। विक्रम का बर्दाश्त जवाब दे गया। वो आगे बढ़ा, राहुल को कॉलर से पकड़कर दीवार से लगाया। अनन्या को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। राहुल की आंखों में नफरत भड़क उठी। अब तुम हीरो बनोगे? ले जाओ, तुम्हारी हुई। उसने एक जोरदार मुक्का राहुल के मुंह पर मारा तो उसके मुंह से खून बहने लगा। वो हमेशा से मेरी थी और मेरी रहेगी। राहुल को जमीन पर डालकर उसने बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। अनन्या बुरी तरह रो रही थी। राहुल मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा, गाड़ी में बैठा और धूल उड़ाता हुआ वहां से निकल गया। वो लड़की जो अनन्या को लेने आए थे, ये सब देखकर वो भी फरार हुए। अनन्या जमीन पर बैठी थी। विक्रम ने झुककर उसे कंधे से थामकर उठाया और वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तुम ठीक हो? सुनो, तुम कौन हो? अनन्या की जबान पर वो सवाल आ ही गया। मैं। वो मुस्कुराए और सीने पर बाजू लपेटकर उसे देखा। मैं सिद्धार्थ खुराना हूँ, उर्फ विक्रम सिंह, तुम्हारा पति, जिससे बचपन से होने वाली शादी को तुम नहीं मानती। अनन्या अपनी जगह पर जम सी गई। पति? वो होठों ही होठों में बड़बड़ाई। अगले ही पल वो उसकी बाहों में बेहोश हो गई। कमरे में नर्म पीली रोशनी थी। बिस्तर पर अनन्या बैठी थी। चेहरा पीला था, मगर आंखों में एक सुकून था। इतने सालों की उलझन के बाद एक अजीब सा ठहराव था। उसके सामने विनोद कपूर बैठे थे, जिनकी निगाहों में मोहब्बत झलक रही थी। मुझे माफ कर दे पापा। विनोद कपूर ने लंबी सांस ली, फिर आगे बढ़कर उसका सर अपने कंधे से लगा लिया। बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। वक्त कभी कभी आंखों पर पर्दा डाल देता है। साथ बैठी अदिति जी की आंखों में भी आंसू बहने लगे। बस अब सब भूल जाओ अनन्या, जो हो गया वो सपना था। अब हकीकत में वापस आ जाओ। हम दोनों भी एक दूसरे को माफ कर चुके हैं। हम दोनों ही गलत थे। आकाश ने दूसरी शादी नहीं की थी और मैंने भी आकाश पर भरोसा नहीं किया। ये सिर्फ एक गलतफहमी थी बेटा। अनन्या ने सर झुका दिया। होंठों पर हल्की मुस्कुराहट बिखर गई। उसी पल दरवाजा खुला। दरवाजे पर विक्रम सिंह खड़ा था। सफेद शर्ट, संजीदा चेहरा, मगर आंखों में मोहब्बत की नरमी थी, जैसे सदियों की थकान एक पल में उतर गई हो। विनोद जी ने विक्रम की तरफ देखा। आज मैं अपनी बेटी का हाथ दोबारा तुम्हारे हाथ में देता हूँ। वक्त ने अगर गलत फहमियां पैदा की तो आज हम उन्हें खत्म करते हैं और इसी पल घर में तुम दोनों की शादी का ऐलान करता हूँ। अदिति जी की आंखें खुशी से भीग गई। विक्रम ने आगे बढ़कर प्यार से उनका हाथ अपने हाथों में थामा। अंकल जी, ये तो मेरे लिए बड़ी ही खुशी और गर्व की बात है कि आप मुझे दोबारा दामाद कह रहे हैं। मैं वादा करता हूँ अब ये रिश्ता कभी टूटने नहीं दूंगा। उसी पल कमरे में अर्जुन दाखिल हुआ। चेहरे पर मुस्कुराहट और शरारत थी। उसे देखकर ईशा का दिल धड़का। अरे वाह, इसका मतलब अब खुशी डबल हो गई, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि विक्रम भाई शादी कर रहे हैं तो मैं भी डबल रिश्तेदारी कर लूं। सबकी नजरें उसकी तरफ उठीं। अर्जुन हंस पड़ा। मैं अपनी होने वाली भाभी की बहन से शादी करूंगा। ईशा के चेहरे पर हैरत और शर्म की लाली दौड़ गई। कमरे में कह कहे गूंजने लगे। विनोद जी मुस्कुराए। चलो, इस हवेली में एक नहीं 2 खुशियां मनाएंगे। अनन्या ने सर उठाकर विक्रम को देखा। विक्रम की निगाहों से नजरें मिली। उसके होंठों पर पहली बार सच्ची मुस्कुराहट थी।
हवेली खूब सजाई गई थी। 6 साल के बाद दोबारा खुशियां लौट आई थीं। ईशा और अनन्या दुल्हन बनी अपने अपने पतियों के सामने बैठी थी। अर्जुन ने तो बहुत जल्दी ही तलाक का शोर मचा दिया, तो ईशा की धड़कन में हलचल मच गई। गाल लाल हो गए थे। बहुत बेसब्रा है ये लड़का। अर्जुन की माँ शालिनी जी ने अपने बेटे के कान पकड़े। अनन्या को भी विक्रम के कमरे में पहुंचा दिया गया और अर्जुन तो ईशा का हाथ थामकर खुद ही उसे अंदर ले आया था। फाइनली मैं तुम्हें पा चुका हूँ। अंदर आता उसने ईशा के माथे पर अपने होंठ रखे थे और उसे अपने सीने में भींच लिया था। यार अब जल्दी से बताओ कहाँ से शुरू करूँ? वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। मतलब प्यार कहाँ से शुरू करूं? यहाँ से? उसने उसके नरम होठों पर उंगली रखी। या फिर यहाँ से? अब उंगली गालों पर रखी थी। या फिर यहाँ से? अब उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से छू रहा था। या फिर यहाँ से? अगले ही पल वो उसकी नर्म धड़कनों पर अपना हाथ ले गया था और ईशा उछलकर उससे दूर हटी थी। तुम बहुत बेशर्म हो अर्जुन। शर्म से उसका चेहरा लाल हुआ था। यार ये शर्म वरम की बात मत करो, अब मुझे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। वो बेकरार होता उसे अपनी बाहों में लेता हुआ अपने दहकते से होंठ उसकी गर्दन पर रखकर बेतहाशा उसे चूमने लगा था और जल्दी से उसके ब्लाउज की डोरियां खींचता हुआ उसे बेड पर लेकर आया था। और ईशा उसकी बेताबियों पर मुस्कुराती शर्माती उसके सीने में दुबक गई थी। अनन्या दुल्हन बनी कमरे में बैठी विक्रम का इंतजार कर रही थी। आहट पर देखा तो दरवाजे पर विक्रम खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। अनन्या की आंखों में आंसू चमके। अगले ही पल वो अपनी जगह से उठी तो विक्रम ने बाहें फैलाई थी। वो दौड़कर उसके सीने से जा लगी। विक्रम ने उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। मुझे माफ कर दे, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। और वो राहुल? विक्रम ने उसकी ठोड़ी ऊपर करके उसके माथे पर होंठ रखे और उसने अनन्या के होंठों पर उंगली रख दी। सब भूल जाओ, राहुल अपने अंजाम को पहुंच गया है। पुलिस की हिरासत में है। वो बहुत से गैर कानूनी कामों में लिप्त था और तुम्हारे मामा भी सबसे बेखबर थे। और अब बस याद रखो कि तुम्हारा सिद्धार्थ भेस बदलकर विक्रम बनकर साई की तरह तुम्हारी हिफाजत करता रहा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। ये कहकर उसने अनन्या की भीगी आंखों को चूमा था और बख्तियार उसके गालों को चूमकर होंठों पर झुका तो अनन्या ने तड़प कर उसके सीने में मुंह छुपा लिया था। सुनो, उस दिन जब विक्रम के रूप में तुम्हारे होंठों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाई थी, दिल तो धड़का था ना तुम्हारा? हाँ धड़का था, लेकिन विक्रम सिंह के लिए धड़का था, सिद्धार्थ खुराना के लिए नहीं। वो शरारत से अपनी हंसी रोकते हुए अपना रुख फेर गई थी। ठीक है, तो विक्रम समझकर ही अपने आप को मेरे हवाले कर दो। आज ये प्यासा दिल तुम पर टूटकर बरसना चाहता है। वो उसे बाहों में लिए बेड की ओर बढ़ा था। आराम से बेड पर लेटाते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और अनन्या की जान लबों पर आई थी। शर्ट उतारकर वो दूर उछाल चुका था और उसकी हैवी बॉडी देखते हुए अनन्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। इतनी देर में वो उसके ऊपर झुक चुका था। धीरे धीरे वो उसके नर्म नाजुक वजूद को होठों से छूता हुआ उसे मचलने पर मजबूर कर गया था। और जब उसका ब्लाउज हटाता उसकी नर्म धड़कनों पर लव बाइट बनाने लगा तो अनन्या ने मचलते हुए बेडशीट की चादर को अपनी मुट्ठियों में दबोचा था। वो जैसे इस दुनिया में थी ही नहीं। अंग अंग में उसके सुरूर भरने लगा था। उसकी मदहोशी देखकर विक्रम और भी शिद्दत से उसके ऊपर छाता चला गया था और बड़ी नाजुकता से उसके वजूद में समाता हुआ खुद को और उसे सुकून देने लगा। बचपन में की गई शादी को मामूली समझने वाली अब उसकी बाहों में मोहब्बत की बारिश में भीग रही थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।